राजनीति को लेकर कहा जाता है कि इसमें ना कोई पक्के दोस्त होते हैं ना कोई पक्के दुश्मन। और जब बात महाराष्ट्र की राजनीति की हो तो यहां सब कुछ संभव है। वो जो दो लोग जो धुर विरोधी हैं वो कब साथ आ जाएं इसकी संभावना जो है वो कोई नहीं जता सकता। कुछ ऐसा ही आज महाराष्ट्र की राजनीति में हुआ जब ठाकरे बंधु एक साथ एक मंच पर 20 साल बाद नजर आए। इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं एनडीटीवी के महाराष्ट्र के ब्यूरो चीफ जितेंद्र दीक्षित, जो कि काफी लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति को कवर कर रहे हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो दोनों ठाकरे ब्रदर्स का साथ आना है इसके क्या मायने हैं और ये महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा और दिशा को आगे कैसे तय करेगा। बहुत बहुत स्वागत है जितेंद्र आपका। पहला सवाल मेरा यही, आपने दोनों के आज भाषणों को सुना, कितने नंबर देंगे आप दोनों के भाषणों को? अब आप अगर 1 से 10 के बीच में दोनों के भाषणों की बात करेंगे तो मैं राज ठाकरे को 7 नंबर दूंगा, 10 में से 7, और उद्धव ठाकरे को 10 में से 5। और इसलिए कि राज ठाकरे विषय से चिपके रहे जबकि उद्धव ठाकरे जो है विषय से भटक गए। आज आयोजन था मराठी भाषा को लेकर, हिंदी विरोध को लेकर इनका साथ आना था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस मौके पर बाकी कई मसलों को भी छुआ और बाकी विषयों पर भी वो भटक गए बात करते करते। तो इसलिए मैं राज ठाकरे को यहाँ पर ज़्यादा नंबर दे रहा हूँ। दूसरी अहम बात मैं यहाँ पर यह कहना चाहता हूँ चंदन की, देखिए हिंदी भाषा एक जोड़ने वाली भाषा है। हिंदी नफरत मिटाती है, दोस्ती करवाती है, कड़वाहट हटाती है, और ये फिर एक बार महाराष्ट्र में साबित हुआ। दो भाई जो कि बीते 20 सालों से एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन गए थे, एक दूसरे से बात नहीं करते थे, एक दूसरे की शक्लें देखना पसंद नहीं करते थे। हिंदी विरोध इन दोनों को साथ ले आया एक मंच पर एक साथ, और जैसा कि उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं कि आगे भी साथ ही रहेंगे, तो देखते हैं, लेकिन कम से कम एक मंच साझा करने का मौका हिंदी ने इनको ज़रूर दे दिया। आप लंबे समय से पूरे महाराष्ट्र की राजनीति को कवर कर रहे जितेंद्र, क्या ये भाषाई अस्मिता का और मराठी अस्मिता का जो मुद्दा है, क्या ये आज के वर्तमान पॉलिटिक्स में उतना बड़ा और उतना लंबा खिंच सकता है जितना ये दोनों प्लान कर रहे हैं? और क्या इससे बीएमसी के चुनाव प्रभावित होंगे? क्या इससे जीत मिल पाएगी इन दोनों को? ये बड़ा सवाल है क्योंकि साथ अगर आए हैं तो उसके पीछे का मोटिव क्या है ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि ये दोनों पार्टियां भूतकाल में जी रही हैं। जो मराठी की बात कर रही हैं, आप देखिए कि राज ठाकरे को तो पूरी तरह से मुंबई की जनता या कहें कि महाराष्ट्र की जनता रिजेक्ट कर चुकी है, और ये मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि राज ठाकरे आज एक शून्य पार्टी महाराष्ट्र में बन गए हैं। ना तो उनके पास में एक भी विधायक है, ना तो एक भी सांसद है, ना तो एक भी पार्षद है। कुल मिलाकर मामला जो है शून्य का हो गया है। 2009 में जब पहली बार इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था तब 13 सीटें जरूर जीती थी, लेकिन उसके बाद 2014 में एक सीट मिली, 2019 में एक सीट मिली, और अब 2024 में तो एक भी सीट नहीं मिली। तो अब राज ठाकरे के लिए मामला पूरी तरह से शून्य है। अब उनको लग रहा है कि 2009 में उन्होंने मराठी का मुद्दा उठाया था, तब 13 सीटें मिली थी, तो हो सकता है कि अभी भी, अब इतने सालों बाद, 15 साल बाद भी अगर वो मराठी का मुद्दा उठाएंगे तो शायद फिर से उनकी पार्टी पुनर्जीवित हो जाए। ठीक और है। उद्धव ठाकरे को भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। बीते विधानसभा चुनाव में जो है उन्हें काफ़ी झटके देखने पड़े और उनकी पार्टी की हालत काफ़ी खराब हो गई। तो उनको भी यही लग रहा है कि अगर इस मुद्दे पर राज ठाकरे साथ में आते हैं तो उनकी पार्टी का भी उद्धार हो जाएगा। लेकिन ऐसा है कि मराठी का मुद्दा सिर्फ मुंबई और ठाणे जैसे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पुणे जी। जैसे शहरों पर लागू होता है, और वो भी अब कुछ हद तक वो भी खत्म हो चुका है। बाकी अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जातिवाद की राजनीति होती है, मराठा वर्सेस ओबीसी की राजनीति होती है, मराठी वर्सेस गैर मराठी की राजनीति नहीं होती है। ठीक वो है तो सिर्फ मुंबई में राज ठाकरे जैसी एमएनएस राज ठाकरे की पार्टी है, शिवसेना ने उसको जिंदा रखा है। जितेंद्र, एक और चीज अहम है कि आज का ये जो पूरा हमें कार्यक्रम नजर आया, इस कार्यक्रम के बैकरूम बॉयज कौन थे? और मंच पर सुप्रिया सुले भी नजर आई। और किन लोगों को आमंत्रण दिया गया था? क्या कोई ऐसे भी लोग थे जिन्हें आमंत्रित किया गया वो आए नहीं? और सुप्रिया सुले की मौजूदगी क्या दर्शाती है? इसको आप कैसे डिकोड करेंगे? देखिए, इसके पीछे की कहानी ये है कि जब महाराष्ट्र सरकार ने प्राइमरी स्कूल में हिंदी भाषा पढ़ाने का सर्कुलर वापस नहीं लिया था, तो उस वक्त एक विरोध के लिए मोर्चे का ऐलान किया राज ठाकरे ने और कहा कि ये गैर राजनीतिक मोर्चा होगा। अब मैं देखता हूँ कि कौन सी पार्टी आती है और कौन सी पार्टी नहीं आती है। उनको लगा था कि शायद उद्धव ठाकरे वाली पार्टी इसमें नहीं आएगी, लेकिन उन्हें झटका तब लगा जब उद्धव ने कहा कि हाँ, हम भी तुम्हारे साथ में रहेंगे। ठीक है। अब इस बीच में होता यह है कि देवेंद्र फडणवीस जो है उस
आदेश को ही वापस ले वापस ले लेते हैं। लेते हैं। तो इस विरोध मोर्चे ने शक्ल ले ली विजयोत्सव के तौर पर। अब ये जो विजय उत्सव है, इसमें चूंकि पहले से ही दोनों ने साथ आने का ऐलान किया था, इसलिए साथ में आ गए। दूसरी बात, अगर आप उन तस्वीरों पर गौर करेंगे, जो तस्वीरें आज इस आयोजन से आई हैं, तो उसमें आपको ये नजर आएगा कि उद्धव ठाकरे राज के साथ आने को लेकर ज्यादा उत्साहित हैं। उन्होंने ये बात भी कही कि साथ आए हैं आगे साथ रहने के लिए, लेकिन राज ठाकरे की ओर से ऐसा कोई बड़ा हिंट जो है सामने नजर नहीं आ रहा है। और उद्धव ठाकरे ने ये भी बात कही कि आज इस आयोजन में हम लोग क्या भाषण देते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आज यहाँ से जो तस्वीर जा रही है हम दोनों के साथ होने की, वो महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे ज्यादा लालायित हैं राज ठाकरे के करीब आने के लिए, लेकिन राज ठाकरे की ओर से ऐसा कोई जो है संकेत नहीं दिया जा रहा। और सुप्रिया सुले की मौजूदगी, देखिए, सुप्रिया सुले की मौजूदगी इसलिए है क्योंकि सुप्रिया सुले की जो राजनीति है वो मराठीवाद के लिए उनकी पार्टी नहीं जानी जाती रही है, लेकिन चूंकि ये मुद्दा मराठी का था और इसके साथ साथ सुप्रिया सुले की पार्टी और उद्धव ठाकरे वाली पार्टी दोनों महाविकास आघाड़ी के सदस्य भी हैं, तो इसलिए सुप्रिया सुले का आना इसमें आश्चर्यजनक नहीं था। इसमें कांग्रेस के लोग भी, कल तक ये भी खबर थी कि कांग्रेस के नेता भी आएंगे, लेकिन ऐन वक्त पे कांग्रेस ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, नहीं तो महाविकास आघाड़ी प्लस राज ठाकरे की पार्टी, इस तरह से इन 4 पार्टियों का आयोजन ये होने वाला था। मैं एक बहुत अहम सवाल आपसे कर रहा हूं, चूंकि आपने ज्यादा नंबर राज ठाकरे को दिए, ये राज ठाकरे की पॉलिटिक्स किस कदर आपको अभी नजर आ रही है? कभी तो वो एकनाथ शिंदे के घर जाते हैं, शिंदे उनके घर आते हैं, बहुत कमराडरी दिखती है, कभी देवेंद्र फडणवीस उनको बुलाते हैं, खुद उनसे मिलने पहुंच जाते हैं, लेकिन इन सब के बीच अब एक ऐसा टर्न उन्होंने लिया है जहां वो अपने भाई के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। आखिर किस तरीके की पॉलिटिक्स जो है वो राज ठाकरे करना चाह रहे हैं? ये क्या उनको भी इसको लेकर कुछ कंफ्यूजन है, या फिर वो आपने चूंकि इस बात का जिक्र किया कि वो आज भी खुलकर ये नहीं कहते नजर आए कि हम उद्धव के साथ ही रहेंगे, आगे की हमारी राजनीति साथ होगी, तो क्या वो अपने लिए अभी भी वो ऑप्शंस जो हैं वो खुले रखना चाहते हैं राज ठाकरे? देखिए, आप राज ठाकरे के सियासी करियर को अगर बीते 20-25 साल के उनके करियर को एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि बड़ी ही कंफ्यूज्ड उनकी राजनीति रही है। साल 2005 तक, जब तक वो शिवसेना के साथ थे तो वो हिंदुत्ववाद की बात करते थे, फिर उसके बाद जब वो शिवसेना से अलग हुए तो मराठीवाद की बात करने लग गए। 2009 में अपनी पार्टी का चुनाव उन्होंने मराठीवाद के मुद्दे पर लड़ा, फिर उसके बाद 2020 में वो फिर से हिंदुत्ववाद पर आ गए और उनके कार्यकर्ता उनको हिंदू जननायक कहने लग गए। उन्होंने मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाने की मांग की, ये कहा कि अगर लाउड स्पीकर पर अजान दी जाएगी मस्जिदों से तो उसके जवाब में हमारे कार्यकर्ता जो है हनुमान चालीसा बजाएंगे। एक हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर खुद को स्थापित करने की कोशिश की, लेकिन अब देख रहे हैं कि फिर से हिंदुत्ववाद छोड़कर फिर से मराठीवाद पे आ गए हैं। तो पूरी कंफ्यूजिंग राजनीति रही है। इसके अलावा उन्होंने एक और भी 2019 में एक विचित्र बात कही थी। उन्होंने एक मीडिया कॉन्क्लेव में ये बात कह दी थी कि मैं जो चुनाव लड़ रहा हूँ वो मैं सत्ता में आने के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं तो विपक्ष में बैठने के लिए लड़ रहा हूँ। अब सोचिए, क्या कोई राजनीतिक पार्टी ये कहती है कि मैं विपक्ष में बैठने के लिए चुनाव लड़ूंगा या लड़ रही है? इसके पीछे दरअसल लोग जिसको चुनते हैं वो ये चाहते हैं ना कि भाई हमारा आदमी जो है सत्ता में जाए और हमारे काम करवाए, लेकिन राज ठाकरे ने कुछ अलग ही बात कह दी जो सबको बड़ी विचित्र लगी। अच्छा तो जितेंद्र, राज एक चीज ठाकरे और की आप, पूरी राजनीति जो है वो कंफ्यूजिंग नजर आती है। ये एक चीज और बताइए, मेरे कुछ जानकारों ने ये बताया कि राज ठाकरे जो चुनाव हुआ लोकसभा का उसमें अपने बेटे को नहीं जिता पाए, इस बात की टीस अभी भी उनके अंदर है और इसीलिए अब शायद वो अपने भाई के साथ वापस आके एक ऐसा ऑप्शन तलाश रहे हैं कि कम से कम अपने बेटे को वो पॉलिटिक्स में उस तरीके से एक्टिव कर सके जहां वो कहीं विधायक या फिर कोई पद पर चुनाव जीतकर उनको आसीन करा सके। थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहता हूँ, लोकसभा नहीं विधानसभा का चुनाव था, हाँ, बीता विधानसभा का चुनाव। उसमें माहिम विधानसभा सीट से राज ठाकरे ने अपने बेटे अमित ठाकरे को उतारा था और जब चुनाव नतीजे आए थे तो उनका बेटा जो है तीसरे नंबर पर था। उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार वो चुनाव जीत गया था, दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना वाला उम्मीदवार था और तीसरे नंबर पर थे अमित ठाकरे। अब देखिए, इन दोनों को साथ आने की बात भी क्यों हो रही है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां एक तरह से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। जैसा मैंने पहले ही आपको बता दिया कि एमएनएस की हालत कितनी खराब है, उनके अस्तित्व को लेकर संकट है। राज ठाकरे अब महाराष्ट्र
महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता, अपना रेलेवेंस बनाए रखना चाहते हैं। इसके अलावा अपने बेटे का सियासी करियर भी बनाना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे की तरफ से भी यही बात है। उनकी पार्टी भी काफ़ी खराब हालत में, हालांकि इतनी खराब हालत नहीं है जितनी राज ठाकरे की पार्टी की है। उनका भी बेटा है आदित्य ठाकरे राजनीति में। तो दोनों को एक तो अपने आप का रेलेवेंस बनाए रखना है और दूसरा अपने बेटों का भी सियासी करियर बनाना है। और इस वजह से मौजूदा घटनाक्रम में इनको लग रहा है कि साथ में आना फायदे का सौदा हो सकता है। रिएक्शंस किस तरीके से अब तक आपके जिन नेताओं से बात हुए अदर देन इन दोनों पार्टी, यानी मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी की और एकनाथ शिंदे खेमे की और अजीत पवार खेमे की, वो कैसे देख रहे हैं इन दोनों के साथ आने को लेकर? देवेंद्र फडणवीस ने फैसला वापस लिया एक तरीके से, वो फौरी तौर पर नजर आया कि बीजेपी जो है वो शायद नहीं चाह रही कि ये दोनों जो है वो साथ आए, लेकिन इसके बावजूद आज का कार्यक्रम उन्होंने किया। कितना असर ये करेगा बाकी के इन तीन राजनीतिक दलों को? देखिए चंदन, राजनीति में खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। अब जहाँ तक बीजेपी की बात है तो बीजेपी सामने से तो जो है इनके साथ आने का जो है मतलब वो विरोध नहीं कह सकते, लेकिन इनके साथ आने को जो है ना वो स्वागत नहीं कर रही है इनका कि दोनों भाई साथ आ रहे हैं। उनके अलग अलग नेता अलग अलग तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं पर्दे के पीछे की कहानी जो सूत्र बताते हैं वो ये है कि कुछ लोग ये शक जता रहे हैं कि ये सारा कुछ जो है बीजेपी की तरफ से प्रायोजित किया जा रहा है, कि बीजेपी की ओर से राज ठाकरे की जो पार्टी है उसमें नई जान फूंकने की कोशिश की गई उस हिंदी भाषा के सर्कुलर को निकाल के। आपको याद होगा कि एक बंद कमरे की मीटिंग भी अभी महीने भर पहले हुई थी राज ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच एक होटल में, तो वहीं पर कुछ खिचड़ी पकी हुई हो सकती है। हाँ, तो कि बीजेपी जो है राज ठाकरे की पार्टी में जान फूंक दे इस मराठी के मुद्दे को लेके, बाद में उस सर्कुलर को, उस आदेश को वापस ले ले, इससे एमएनएस को क्रेडिट लेने का मौका मिलेगा। दूसरी तरफ एमएनएस भी जो है, एमएनएस के कार्यकर्ता सड़क पर इस तरह की हिंसा करेंगे और उससे भी एमएनएस की चर्चा हो जाएगी और पुलिस जो है कोई सख्त एक्शन नहीं लेगी एमएनएस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, और इस तरह से एमएनएस खबरों में आ जाएगी, चर्चा में आ जाएगी और उसको वोटों में तब्दील करने की कोशिश करेगी। और दूसरी तरफ ये बात भी चलती रहेगी कि उद्धव और राज साथ में आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ऐन वक्त पर, चुनाव के वक्त, राज और उद्धव में कोई गठबंधन हो ही ना और दोनों अलग अलग चुनाव लड़ें। और अगर राज और उद्धव अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, दोनों के उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, तो ऐसे में मराठी वोट बढ़ जाएंगे और मराठी वोट बढ़ जाएंगे तो फायदा बीजेपी को होगा और बीजेपी मुंबई महानगर पालिका की सत्ता पर काबिज हो जाएगी। तो एक ये रणनीति भी हो सकती है जो सूत्र बता रहे हैं, हालांकि ठोस इसमें ऑन रिकॉर्ड जो है ऐसी कोई जानकारी नहीं अच्छा है। जितेंद्र, चूंकि आज का अब ये कार्यक्रम हो गया और अब यहाँ से आगे क्या होगा इस पर सबकी निगाहें हैं। क्या कोई बैकडोर टॉक्स चल रही हैं बीएमसी में दोनों ही के अलायंस को लेकर, और क्या दोनों ही इसको लेकर सीरियस हैं कि सीट शेयरिंग कैसी होगी इस बात को लेकर? देखिए, अभी तक सीट शेयरिंग वगैरह को लेकर बात नहीं हुई। अभी तो ये बात भी तय नहीं हुई है कि क्या आज के मौके के बाद इन दोनों के बीच कोई औपचारिक पॉलिटिकल अलायंस होगा। ओके। हम ये कह सकते हैं कि उसके होने की उम्मीद है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको फिर कह रहा हूँ कि ऐसे पॉलिटिकल अलायंस के लिए उद्धव ठाकरे ज़्यादा उत्सुक हैं, ज़्यादा लालायित हैं, लेकिन राज ठाकरे की तरफ से ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग संदेश नहीं आ रहा है कि वो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं उद्धव ठाकरे की भावनाओं को। तो इसलिए, और आज भी देखिए उद्धव ठाकरे ने अपने भाषण में बीजेपी को टारगेट किया, देवेंद्र फडणवीस को टारगेट किया, पीएम मोदी को टारगेट किया, लेकिन राज ठाकरे ने ऐसा नहीं किया। राज ठाकरे ने, आप देखिए राज ठाकरे के पूरे भाषण को, उन्होंने कोई भी तीखे शब्दों का इस्तेमाल फडणवीस के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ नहीं किया है। तो ये अपने आप में इसको रीड किया जा सकता है कि राज ठाकरे क्या कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मैं बस आखिरी के दो सवाल आपसे पूछूंगा जितेंद्र, चूंकि आपने महाराष्ट्र की राजनीति को, हर उस दौर को देखा है बीते 20-25 सालों में जिसमें दो धुर विरोधी जो हैं वो साथ होते हुए नजर आए, साथ चल रहे लोग जो हैं वो अलग अलग धड़ों में बटे हुए नजर आए। इस मुद्दे के बाद से महाराष्ट्र की राजनीति में कितना असर जो है वो आपको नजर आता है, और क्या कोई ऐसा व्यक्ति है इस पूरे पावर पॉलिटिक्स में जिसको इन दोनों का साथ आना बहुत खटकेगा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों साथ में आते हैं तो महाविकास आघाड़ी को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, क्योंकि महाविकास आघाड़ी का एक घटक दल कांग्रेस पार्टी भी है। अब अगर राज ठाकरे उद्धव से जुड़ जाते हैं तो सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस इसको स्वीकार करेगी, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस का वोटर जो है उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है, और महाराष्ट्र में राज ठाकरे जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को पिटवा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस
ऐसी पार्टी को साथ लेना स्वीकार करेगी जिसके कार्यकर्ता हिंदी भाषियों को उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत में रहने वालों को पीटते हैं? और क्या यह आशंका कांग्रेस को नहीं सताएगी कि अगर एमएनएस महाविकास आघाड़ी में जुड़ गई तो हमको उत्तर भारत में नुकसान झेलना पड़ सकता है, उनको टारगेट किया जा सकता है? ठीक है। जाते जाते बस एक बात बता दीजिए जितेंद्र, वो ये है कि जो पूरी इस वक्त पॉलिटिकल इक्वेशन नज़र आ रही है महाराष्ट्र में, ऐसे में एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये दोनों साथ आ रहे हैं, दूसरी तरफ बीते कुछ दिनों से बीते कुछ महीनों से जो खबरें थी वो मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री के बीच सब कुछ ऑल इज़ नॉट वेल की थी। तो क्या वो वाला मामला दुरुस्त हो गया? थोड़ा ऑफ द रिकॉर्ड सवाल है, लेकिन एक मैंने व्यक्तिगत जिज्ञासा के लिए आपके पूछ लिया, क्योंकि एक तरफ ये पावर इक्वेशन अगर खड़ा होता है तो उन दोनों के बीच भी बैलेंस बना रहे, ये ज़रूरी है। तो क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक है? देखिए, ऐसा है कि उसमें मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ के राजनीतिक गलियारों में यही माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे अब तक ये स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं हैं। उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया गया और शायद ये एक ऐसा सदमे के तौर पर उसको देखा जा रहा है और इसकी वजह से इस तरह की खबरें भी लगातार आ रही हैं कि वो किसी ना किसी वजह से नाराज हैं। अब जैसे कि देवेंद्र फडणवीस ने ये आदेश निकाला कि किसी का भी अगर कोई ओएसडी नियुक्त करना है या प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त करना है तो वो सीएम ऑफिस से ही उसका क्लियरेंस होगा, कोई अपनी मर्जी से नहीं। इसके अलावा जब एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे तो उस दौरान कई सारे ठेके वगैरह दिए गए थे, उनमें से कई ठेकों को देवेंद्र फडणवीस ने कैंसिल कर दिया, ये कहते हुए कि उनमें भ्रष्टाचार हुआ है। कई ऐसे आदेश थे एकनाथ शिंदे के जिनको कि रद्द कर दिया गया। तो ये बात कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में इससे चर्चा को बल मिलता है कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच में मनमुटाव है। अभी बीच में देवेंद्र फडणवीस किसी से चर्चा कर रहे थे तो उस वक्त में उन्होंने बात कही थी कि एकनाथ शिंदे बड़े इमोशनल व्यक्ति हैं लेकिन अजीत पवार जो है बड़े प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं। तो कुल मिलाकर इसका संकेत ये मिलता है कि उनकी अजीत पवार से ज़्यादा जम रही है बजाय एकनाथ शिंदे के, क्योंकि एकनाथ शिंदे की नज़र फडणवीस की कुर्सी पर है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महाराष्ट्र की राजनीति के पीछे के किस्सों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और ये जो तस्वीर आज हेडलाइन बनाती हुई नजर आ रही है, इस तस्वीर के पीछे क्या कुछ संदेश है और आगे क्या होगा ये बताने के लिए फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया एनडीटीवी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमें देखने के लिए। आगे भी महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े तमाम किस्से कहानियां लेकर हम होते रहेंगे हाजिर। बहुत बहुत शुक्रिया।